हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ एक बड़ी वीडियो के साथ। इससे पहले मैंने 2-3 शॉर्ट्स अपलोड किए थे जिसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ वगैरह कुछ प्लेसेस हैं उसके बारे में कवर कराया है। मे बी एग्जाम पूछ सकता है क्योंकि पूरे साल न्यूज़ में रही हैं वो चीज़ें, और आपको वो एक बार कर लेनी चाहिए, गो थ्रू करके देख लेना एक बार। ठीक है। अब देखो, हमने पूरे साल सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, जो भी है, चाहे वो हिस्ट्री पॉलिटिक्स सब कुछ पढ़ा हुआ है। बट अगर हमने उस पढ़ाई के बाद टेस्ट नहीं लगाया तो भाई वो तैयारी पर हमारे अधूरी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि उस एक प्रॉपर टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं। और अभी जो टाइम है आपका, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ये जो टाइम आपका वो फाइनल टच देने का नाम है। ठीक है, फाइनल टच मीन्स सारा कुछ पढ़ लिया है, अब एक बार उस प्रॉपर टॉपिक से, उस पूरे सब्जेक्ट से किस किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं वो देखना है और आपको टेस्ट लगाना है। मैंने लिखा भी है कि ये नहीं किया तो तैयारी अधूरी है भाई। वो बिल्कुल, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, ये हमारा पार्ट 3 है और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, पढ़िए भाई। देखो, ये एक जैसे हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं कि यार मान चलो कहीं न्यूजीलैंड में टेस्ट हो रहा है। ठीक है, आप लोग क्रिकेट देखते हो ना, तो क्रिकेट में जैसे मान चलो या इंग्लैंड में क्रिकेट हो रहा है तो इंग्लैंड का टाइम जोन अलग है और हमारा टाइम जोन अलग है। तो वहां पर जो लाइव हो रहा होगा वो हमारे यहाँ किस टाइम पर लाइव दिखाया जाएगा। तो आपने देखा है वो किस तरीके से मतलब टाइम होता है। अच्छा, ये चीजें देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि मिस्टर एक्स लिव्स इन ईटानगर। ईटानगर में रह रहे हैं, ठीक है, इंडिया का ही पार्ट है, एंड वांट्स टू वॉच द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ इंडिया पाकिस्तान मैच। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और वो शेड्यूल्ड हुआ है न्यूयॉर्क में 9 जून 2024 को। समझ गए। न्यूयॉर्क इज लोकेटेड 75 डिग्री वेस्ट मेरिडियन। ठीक है, मान चलो ये क्या है, 0 डिग्री है, और यहां से क्या है, ये न्यूजीलैंड है। ओके, न्यूयॉर्क सॉरी 75 डिग्री इसमें है, न्यूयॉर्क में है, और 75 डिग्री वेस्ट मेरिडियन है। इधर आ जाओ, ये रहा न्यूयॉर्क और 75 डिग्री वेस्ट। ठीक है, यहां कहीं आप इंडिया मान लो, ये हमारा इंडिया है, और ये क्या है, 82.5 डिग्री है, ईस्ट है। और इसे हम कैलकुलेट करते हैं प्लस 5 घंटे और 30 मिनट। ये हमारा टाइम है। ओके, ठीक है। उसके बाद ये देख रहा है कि मैच स्टार्ट हो रहा 10:30 AM। ओके भाई, देखो ये यहाँ 10:30 AM पर मैच स्टार्ट हो रहा, समझ गए। ईस्टर्न डेलाइट सेविंग। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज, हम लोग जब टाइम के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक वर्ड और पढ़ते हैं कि डे लाइट सेविंग, ये क्या होता है। देखो मैं एक चीज बता दूं कि हमारा जो यहाँ से इंडिया है, इंडिया का ईस्ट से वेस्टर्न एक्सटेंट जो है, यहाँ के टाइम जोन में, गुजरात वाले में, और यहाँ के टाइम जोन में अरुणाचल वाले में क्या है, 2 आवर का टाइम डिफरेंस है। अब उस टाइम डिफरेंस को कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, वो करते हैं डे लाइट सेविंग्स के थ्रू। कैसे, यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो इधर हमारा जो वर्किंग टाइम है, ऑफिस टाइम, वो 9 बजे स्टार्ट होता है, और यहाँ पर जो वर्किंग टाइम है वो 2 घंटे पहले, लाइक 7 बजे स्टार्ट होगा, क्योंकि ये ईस्ट में है। तो यहाँ पर सूरज की किरणें जो है जल्दी आ जाएंगी और दिन जो है जल्दी निकल जाएगा। सेम ऐसे दिन जल्दी ढल जाएगा। तो वो जो ड्यूटी है, लाइक 9 से 8, 9 से 5 की, जो 8 घंटे की है, यहाँ 5 बजे छूटेंगे और यहाँ कितने बजे, 3। समझ गए। तो इस तरीके से ये डे लाइट सेविंग का है। तो यहाँ पर ये चीज तो दी हुई है कि डे लाइट सेविंग। अब देखो, ये मैं रब कर देता हूँ, और यहां पर लिखा हुआ है कि न्यूयॉर्क में कंसिडरिंग 1 हाफ डे लाइट सेविंग। देखो, 1 घंटे की डे लाइट सेविंग की है उन्होंने। समझ गए। यहां मैंने आपको बताया था कि 2 घंटे की है वो डे लाइट सेविंग इंडिया के अंदर, ईस्टर्न एक्सटेंट से वेस्टर्न एक्सटेंट तक। और यहाँ पर 1 हावर की डे लाइट सेविंग है, इन टू अकाउंट इन न्यूयॉर्क। ठीक है, वेन शुड मिस्टर एक्स बी ऑन हिज टेलीविजन सेट टू वॉच द मैच। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो यहाँ मिस्टर एक्स बैठे हुए हैं, ओके, यहाँ हमारे ईटानगर में, तो वो कह रहे हैं कि किस टाइम पर लाइव मैच देख पाएंगे, बताओ। देखो यार, यहां से जब 1 घंटे का डे लाइट सेविंग हो तो यहां से 1 घंटा माइनस कर दूं मैं समझ के चल रहा हूँ 9:30 AM पर क्या चल रहा है, मैच स्टार्ट हो रहा है। हम लोगों ने देखा है कि यार 1 डिग्री क्या है, 1 घंटे में, सॉरी 1 घंटे में 15 डिग्री हमारी अर्थ जो है वो कवर करती है जब घूमती है। ठीक है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री, तो यहाँ कितना है, 75 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 5 घंटे। 5 घंटे।
अब देखो ये जो हमारी 0 डिग्री है, तो ये 5 घंटे यहाँ के ऐड हो गए, और यहां तक पहुंचने में ये 5 घंटे, 5.5 घंटे और यहाँ के ऐड हो गए। समझ गए? तो सीधा सीधा है 10.5 घंटे ऐड करने हैं। ओके, तो 9:30 में 10.5 घंटे ऐड करो। 9:30 से 12:30, 3 घंटे, और 7:30, कितना हो गया? 5.5 घंटे ऐड करने हैं। 5.5 और 5, 10:30। बोलो 9:30 से कितना हो जाएगा? ये 9:30 से सीधा हो जाएगा 7। समझ गए? अब एक चीज और है कि 7 ये पीएम हो गया, उसी दिन का है ये, 9 जून का ही। ठीक है, 7 पीएम हो जाएगा। उसके बाद जो हमने यहाँ 1 घंटा माइनस किया था डे लाइट सेविंग का, उसे यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये 7 और 1 8 पीएम हो जाएगा। किस दिन? 9 जून का। तो आंसर होगा आपका ए, 8 पीएम। ठीक है, 9 जून। अगर यहाँ पर ये डे लाइट सेविंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, तब कितना होता? तब 10:30 से ही हम ये 10.5 घंटे काउंट करते। समझ गए? तो सीधा सीधा ये 8:30 हो जाता। ओके, अगर डे लाइट सेविंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो 10:30 और 10 घंटे। ओके, 10:30 और 10:30 घंटे। समझ गए? तो ये था हमारा टाइम वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक। यहां क्वेश्चन दिया हुआ है भैया, देखो ये थोड़ा लोकेशन से क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी हुई है यार, मतलब 6-7 लाइन की स्टेटमेंट है, और ऑप्शन में दी हुई है सिर्फ ये 4 वर्ड। क्या हो सकता है? देखो, द मिडल दिस मिडल ईस्टर्न कंट्री इज लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्टर्न शोर ऑफ मेडिटेरियन सी। अगर मैं ये मेडिटेरियन सी मान लू, तो इसके साउथ ईस्ट पर है, यहां से और ऐसे। तो साउथ ईस्ट किधर है? यहाँ। ठीक है, ये है साउथ ईस्ट। ठीक है, एट इट्स सदर्न टिप लाइज द गल्फ ऑफ अकाबा। और भाई साहब, अब मैंने देखो यार, मैंने आपको शॉर्ट्स मैंने जो बनाए हुए हैं ना, 2-3 शॉर्ट्स जो है, उनमें आप लोग जाके देखना, मैंने गल्फ ऑफ अकाबा भी बताई है, गल्फ ऑफ एलियात भी बताई है। ठीक है, और उनके अंदर कुछ स्ट्रेट्स के बारे में, स्ट्रेट ऑफ त्रान, ये भी बताया हुआ है। ओके, फिर मैंने कुछ नेट जरीन कॉरिडोर, फिलाडेल्फी कॉरिडोर, अरेज स्प्रिंग, ये ठीक है, ये भी सारी चीजें बताई हुई हैं। रफा क्रॉसिंग, अरेज क्रॉसिंग। ठीक है, तो गल्फ ऑफ अकाबा से ही आपको सीधा पता चल जाना चाहिए यार, गल्फ ऑफ अकाबा तो जॉर्डन वाला पार्ट है। ये रहा जॉर्डन, आंसर इसका जॉर्डन होगा। समझ गए? अब ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें यार, यहीं से चीजें मिल गई। विच कनेक्ट इनटू द रेड सी। अब देखो, यही गल्फ ऑफ अकाबा का नाम गल्फ ऑफ एलियट इजराइल ने दिया हुआ है। अगर यहाँ पर एलियट होता तो इजराइल आंसर होता। सीधी सी बात है। हो गया? चलिए नेक्स्ट। ये देखो, ये हमारे ओशियन करंट है, पूछता है भाई वो क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने ये डाला हुआ है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपको यहां ध्यान रखना है कि वो नॉट करेक्ट पूछ रहा है। समझ गए? इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वहां पर हाईलाइट नहीं मिलेगा, वो हाँ नॉर्मल ही, जैसे पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे नॉर्मल में दे दिया जाएगा, और आप समझो कि यार करेक्ट ही पूछ रहा है, करेक्ट बता दो, चलो हो गया काम। देखो, कुछ डेजर्ट दिए हुए हैं, और ये दिया हुआ है कि रेस्पॉन्सिबल ओशन करंट, किस ओशन करंट से वो, लाइक बहुत सारे ओशन करंट्स के नाम है। ये इरमेंगर की धारा है, ये लेब्राडोर की है, ये कैनरी की धारा है, पेरू, ठीक है, बेगुला। अब देखो, यहाँ पर डेजर्ट का नाम और ओशन करंट। देखो, नामीब डेजर्ट कहाँ है ना, पहली बात तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए नामीब डेजर्ट की। जो भी चीजें पूछ रहे हैं कि हो सकता है वो ओशियन के साथ कनेक्ट ना करके वो सीधा लोकेशन से कनेक्ट कर दे कि कहाँ पर ये प्रेजेंट है, कहाँ पर है ये सिचुएटेड है। समझ गए? अब देखो, नामीब डेजर्ट ये कहाँ है? नामीब डेजर्ट नामीबिया में है, तो ये किसका पार्ट है? अफ्रीकन कंट्रीज का। अब अफ्रीकन कंट्रीज का पार्ट है, तो बट इरमिंगर की धारा हमने देखा है यार, ये वहां थोड़ी है। ये तो इरमिंगर की धारा नॉर्थ अटलांटिक में है ना, नॉर्थ अटलांटिक में है। बट ये नामीब डेजर्ट तो साउथ अटलांटिक में है। समझ गए? साउथ अटलांटिक में है ना, तो ये तो गलत हो गया। ओके, अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट भाई साउथ पैसिफिक में है। और ये लेब्राडोर, लेब्राडोर आप खुद देखो यार, ये नॉर्थ अटलांटिक में है वहीं, तो ये भी गलत है। उसके बाद सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट कहाँ है? देखो, नॉर्थ अटलांटिक में ही है सहारा डेजर्ट, बट बेगुला करंट ये साउथ अटलांटिक में चल रही है, तो ये भी गलत हो गया। तो भाई नॉट करेक्टली मैच, तो तीनों ही नॉट करेक्टली मैच भाई। समझ गए? अब ठीक है, ये तो हो गया कि भाई ये इनकी गलत है। बट अब चीजें यहां भी तो आती हैं कि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये बनते किस धारा से हैं। देखो, नामीब डेजर्ट किससे बनेगा बताओ?
नामीब डेजर्ट ये रहा आपके सामने प्रेजेंट, बेगुला की धारा। देखो यहाँ है नामीब डेजर्ट, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये है, यहाँ है नामीब डेजर्ट, ये बनेगा बेगुला की धारा से। उसके बाद कौन सा पूछा है, उसके बाद अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट ये रहा यहाँ, अटाकामा डेजर्ट ये किससे बन रहा है, पेरू की धारा से। अब देखो ये ठंडी है, ये मत सोचने लगना कि यार ये गर्म है कि ये कैसी है, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है, समझ गए। हाँ, देखो ये रही इरमंगर वाली। उसके बाद थर्ड है सहारा डेजर्ट। अब सहारा डेजर्ट बताओ भाई, ये यहाँ है सहारा डेजर्ट, ये रहा, और ये केनरी की ठंडी धारा से बना हुआ है। अब देखो मैंने बोला था नॉर्थ अटलांटिक में, ये नॉर्थ अटलांटिक, ये रही, समझ गए। तो बहुत बार हमको ये माइंड में आ जाता है कि यार ये जो सहारा डेजर्ट है और ये केनरी की धारा है, ये शायद ये जो सहारा डेजर्ट वो बेगुला की धारा से बनता होगा, बट ये देखो यहाँ पर बिल्कुल बीच से है, लगभग लगभग ये अफ्रीका के 0 डिग्री जो लाइन है, तो इसलिए वो नॉर्थ में चला जाता है, तो इसलिए वो नॉर्थ अटलांटिक का पार्ट है, समझ गए, कैनरी की धारा से बनेगा, क्योंकि ये धारा यहाँ से ऐसे मूव कर जाती है, समझ गए। तो आई होप समझ गए होंगे, तो लोकेशंस वगैरह पता चल गई, और किस धारा से कौन सा डेजर्ट बन रहा है वो भी पता चल गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग ओशन करंट। अरे भाई साहब, फिर से ओशन करंट का एक क्वेश्चन आ गया, बट यहाँ पर कुछ और चीज है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव गिवन करंट्स फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ सारागासो सी। हाँ सारागासो सी है भाई, सारागासो सी। अच्छा, मैं एक सीधा सा क्वेश्चन है कि सारागासो सी किस ओशन का पार्ट है, बताओ 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 बताओ। अटलांटिक ओशन का पार्ट है, ठीक है, ये पता चल गई। अब सोचो अटलांटिक ओशन में भी नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ का पार्ट है ये, मैं लिख देता हूँ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। ओके, अब नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कौन कौन सी धाराएं चल रही हैं, या कि जो बाउंड्री बना रही है, सिर्फ अगर मैं इसे इस तरह का ओशन मान लूं, तो इस तरह से कोई धारा चल रही होगी, ऐसे बॉर्डर वगैरह बना रही होगी, ठीक है। तो ये बतानी है नॉर्थ अटलांटिक। देखो चलो मैपिंग से आते हैं इधर, देखो इसका सीधी सी बात है, केंद्र की धारा भी रहेगी क्योंकि ये ऐसे आ रही है, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट रहेगा क्योंकि ये ऐसे जा रही है। उसके बाद, उसके बाद बताओ बताओ बताओ। देखो नॉर्थ इक्वेटोरियल, देखो ये रहा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये रही इस तरीके से, और गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, और ये रही आपकी गल्फ स्ट्रीम। ये तीन चीजें हैं जो बना रही हैं, ये रही और ये रहा, ये रहा इस तरीके से, तो एक, दो और तीन, ये चार, सिर्फ ओनली तीन करेक्ट है, ये इसका बॉर्डर शेयर कर रही है। बाकी हम लोगों ने देखा हम्बोल्ट की धारा, या पेरू और हम्बोल्ट, यार कहाँ वो पैसिफिक ओशियन में है, वो भी साउथ पैसिफिक में, मैंने बताया था आपको अटाकामा डेजर्ट बन रहा है। अगुलहास करंट ये कहाँ है यार बताओ, इंडियन ओशियन में। उसके बाद कौन सा रह गया, बस ये दो ही अलग थी, बाकी तीन तो सही है हमारी, समझ गए। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए भाई कौन सी कहाँ पर है, कैसे किस तरीके से, ये भी पता होना चाहिए किस ओशियन में है, साउथ में है या नॉर्थ में है, समझ गए। ये रही अगुलहास। ओके, तो ये भी हो गया। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये देखो ये कुछ हमारे वाटर बॉडीज हैं, ओके, और उनसे बॉर्डरिंग कंट्री कौन सा है, पहले भी पूछा जा चुका है भाई, बिल्कुल है। आपने देखा होगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। रेड सी तो ऐसा है एरिया है जहां से भाई मतलब हर साल लगभग कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता रहता है, लास्ट ईयर का देख लो 2024 का, कि रेड सी में कोई रिवर नहीं गिरती है, सोचो। और ये जो स्टेटमेंट है ना रेड सी वाली, जो 2024 की क्वेश्चन थी, वो भाई साहब ब्रिटेन की एक साइट है, ब्रिटानिया कुछ ऐसे करके, वहां से ऊपर फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई थी, वहीं से ही वो उन्होंने कॉपी कर ली है, सोचो, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं न्यूज में रही है, इस वजह से ये क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। अब देखो बाल्टिक सी कहाँ है कहाँ नहीं है बताओ, स्वीडन। अब मैं अगर ऐसे स्वीडन करके, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है, ऐसे करके, तो यहाँ बाल्टिक सी है और यहाँ फिनलैंड गल्फ है, स्वीडन गल्फ, तो ये बाल्टिक सी है, ऐसे कनेक्ट है। तो ये जो स्वीडन वाला पार्ट है ये इससे टच है, बॉर्डर टच करता है, बिल्कुल सही है, करता है। रेड सी इजिप्ट बिल्कुल है, सिनाई पेनिनसुला का नाम सुना होगा, और इजिप्ट में स्वेज कैनाल, सोचो, बिल्कुल कनेक्ट है।
कैस्पियन सी यार अफगानिस्तान, अरे यार कैस्पियन सी ऐसे इस तरीके से है ये। कैस्पियन सी, अब बताओ कहाँ ये मतलब किससे बॉर्डर कनेक्ट करेगा? अफगानिस्तान से कर सकता है क्या? नहीं। अफगानिस्तान कहाँ है यार? अफगानिस्तान से पहले तो आपके ये क्या बोलते हैं, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान आ जाएंगे। ठीक है, ये तुर्कमेनिस्तान और ये ताजिकिस्तान ये हैं अफगानिस्तान से पहले। तो अफगानिस्तान तो यहाँ जाके कहीं है, तो बॉर्डर तो है नहीं उससे। मेडिटेरेनियन सी स्पेन बिल्कुल है, फ्रांस स्पेन दोनों है। तो ओनली 3 आपके करेक्ट है, और ये जो है थर्ड वाला ये आपका नॉट करेक्ट है। समझ गए? और यहाँ पर और ज्यादा समझने के लिए आपके लिए मैप है, ये रहा मैप। चलिए मैप में देख लेते हैं। ये रही आपकी, ये बाल्टिक सी है, ये रहा स्वीडन वाला पार्ट, और ये फिनलैंड, गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया गल्फ जैसे बोलते हैं, सॉरी वहां पर मैंने स्वीडन या फिनलैंड गल्फ बोल दिया था। तो गल्फ ऑफ बोथनिया ये रही। ठीक है, ये स्वीडन से कनेक्ट है। और उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ चीजें और देखनी है, जरूर नहीं है कि वो स्वीडन वाला ही पार्ट पूछ दे। वो पूछ सकता है कि पोलैंड से कनेक्ट है, पोलैंड से बॉर्डर है या नहीं है। तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये तो बाल्टिक कंट्रीज हैं ही। तो उसके बाद ये जर्मनी वाला पार्ट है, ये भी इससे बॉर्डर टच है, जर्मनी जो है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, बाल्टिक सी से होके ही नॉर्ड स्ट्रीम जा रही है। समझ गए ना, रसिया से जर्मनी तक कनेक्ट करने के लिए। सोचो, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था लोकेशंस में। ठीक है, ये रहा रेड सी, ये देखो इजिप्ट से बिल्कुल है। ये आपका कैस्पियन सी है। अब कहाँ यार, देखो तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, ताजिकिस्तान इधर साइड है, तो ये कहाँ तक भाई अफगानिस्तान में पहुंच जाएगा? आप खुद सोचो। ठीक है, तो ये आपकी लोकेशन से कुछ क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका एक और क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि यार प्रीवेलिंग विंड्स को लेकर, विथ रेफरेंस टू प्रीवेलिंग विंड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये कह रहा है कि कोरियोलिस इफेक्ट मेक्स विंड सिस्टम ट्विस्ट काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, बिल्कुल सही है। वो कह रहा है कि यार काउंटर क्लॉकवाइज, एक तो घड़ी के अनुसार वामावर्त और दायावर्त, उस तरीके से आपने हिंदी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उस तरह से मूव करते हैं, तो काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये बिल्कुल सही है ना। कोरिलेस इफेक्ट जो है विंड जो है, विंड का जो सिस्टम है, ठीक है, कोरिलेस इफेक्ट की वजह से वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमती है। ओके, उसका मुड़ाव हो जाता है। यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि वो कोरियोलिसिस फोर्स से एक चीज और पूछ सकता है कि यार देखो, कोरियोलिसिस फोर्स विंड की डायरेक्शन चेंज करता है, विंड की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता है वो। ठीक है, तो स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं है इसका, उसके डायरेक्शन पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, तो छोटी छोटी चीजें हैं, वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो पहला क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट है, एरियाज फ्रॉम अटाकामा ऑफ साउथ अमेरिका टू द एरिड कालाहारी ऑफ अफ्रीका। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट, ठीक है, आर पार्ट ऑफ हॉर्स लेटिट्यूड। तो आपको पता होना चाहिए यार, कालाहारी डेजर्ट, नामीबिया डेजर्ट हमने पहले ही पढ़ा है, नामीबिया में है। कालाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका में है। तो एरिया फ्रॉम अटाकामा ऑफ साउथ अफ्रीका, तो ये हॉर्स लेटिट्यूड का पार्ट है, बिल्कुल है। 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच के बाद हॉर्स लेटिट्यूड, बिल्कुल समझ गए। उसके बाद तो ये हॉर्स लेटिट्यूड का पार्ट तो है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है? वो बोल रही है डोल्ड्रम्स इज द एरिया अराउंड द ट्रॉपिक्स विद वीक प्रिवेलिंग विंड्स एंड अनयूजुअली काम वेदर। देखो, वीक प्रिवेलिंग विंड होंगी, ये भी ठीक है डोल्ड्रम्स वाले पार्ट में। अनयूजुअली काम वेदर होगा, वो भी सही है। बट ये जो स्टेटमेंट है, डोल्ड्रम्स इज द एरिया अराउंड द ट्रॉपिक्स, ये आपकी रॉन्ग है। क्यों? आप खुद सोचिए, डोल्ड्रम जैसी कंडीशंस अराउंड द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स के चारों ओर बन सकती है क्या? नहीं। वो कहां बनती है डोल्ड्रम्स की? वो बनती है आईटीसीजेड, अराउंड द आईटीसीजेड। समझिए, वहां डोल्ड्रम वाली कंडीशंस बनती है। और ये जो आईटीसीजेड वाला पार्ट है भाई, ये 0 डिग्री से लाइक 5 से 10 डिग्री नॉर्थ और 5 से 10 डिग्री साउथ, इतने के बीच में ही बनता है। समझिए, बहुत सी जगह आपको बुक्स के अंदर
15 डिग्री तक भी लिखा होगा, कहीं पे 5 डिग्री लिखा होगा, कहीं पर 10 डिग्री। तो उसमें नहीं जाना है, आपको ये याद रखना है कि यार ये 0 डिग्री के आसपास का ही एरिया बनता है। समझ गए? जहाँ पर जो नॉर्थ से चलने वाली विंड है और साउथ वाली जो विंड है वो कन्वर्ज करती है, मिलती है यहाँ पर। समझ गए? तो ये आपकी थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है, एक और दो आपकी स्टेटमेंट सही है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है, अराउंड द ट्रॉपिक्स नहीं है। देखो सारी चीज सही थी इसमें, सिर्फ एक वर्ड का खेल था, ट्रॉपिक्स। अगर यहाँ पर ITCZ कर देता तब क्या दिक्कत थी? तो स्टेटमेंट सही थी हमारी। समझ गए? तो ये आपको जो अपनी आंख नाक कान सब वो कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, उसे काफी काम करना है आपको एग्जाम में। एकदम बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ बैठना है कि क्या चीज है क्या नहीं है। समझे? ओके, अब यहाँ पर देखो कुछ क्या है, विंड दी हुई है। अच्छा, लोकल विंड्स जो चलती रहती हैं, हमने देखा होगा कि यार कुछ नाम दे दिया है, जैसे हमारे यहाँ गर्मी में चलने वाली लू, हम लोग लू बोल देते हैं कि यार ये तो एकदम मतलब इतनी गर्म है, गरम गरम हवाएं चलती हैं भाई, क्योंकि लो प्रेशर का एरिया बन जाता है, हाई टेम्परेचर होता है नॉर्थ इंडिया में, सॉरी इंडिया में ही। ठीक है, चलो ठीक है, ओके हो गया। अब बात करते हैं लोकल विंड्स। लोकल विंड्स में हम लोग पढ़ते हैं यार कुछ गर्म हवाएं होती हैं, कुछ ठंडी हवाएं होती हैं, वार्म और कोल्ड विंड्स के बारे में। एक तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि वो जो विंड है, देखो ये विंड के जो नाम दिए हुए हैं ये, इनमें से कौन सी कोल्ड है कौन सी वार्म है। ठीक है, एक चीज तो हो गई ये। सेकंड है कि ये अ, किस रीजन में चल रही है। ठीक है, कंट्री वाइज हम लोगों को पता होना चाहिए। समझ गए? देखो ये रीजन बता रहा है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि कनेक्ट करना है इन्हें। तो बोरा बोरा चलती है एड्रियाटिक सी में और ये कोल्ड विंड है। तो एड्रियाटिक सी किसका पार्ट है? यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, क्या है? यूरोप का पार्ट है ऑब्वियसली। तो फर्स्ट का ए हो गया। तो यहां से एलिमिनेट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट का 4, फर्स्ट का 2, तो ये दो तो स्टेटमेंट गई, बी और डी। बची क्या? फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक चीज और है कि बी का सेकंड आएगा, हरमट्टन। हरमट्टन अफ्रीका में है, जिसे हम केप डॉक्टर या डॉक्टर विंस बोलते हैं, नाइजीरिया करके कुछ। समझ गए? तो हरमट्टन अफ्रीका में है। ठीक है, अब देखो ब्रिक फिल्डर, ये नॉर्दर्न को छोड़ दो, नहीं सुनी होगी नहीं पढ़ी होगी, ये हम लोग अलग करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं ब्रिक फिल्डर। ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो हमने पढ़ी हुई है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ये कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में है ये। और ये गर्म विंड है, ठंडी है, तो ये वार्म है। हरमट्टन ये वार्म है, बोरा ये कोल्ड है, नॉर्दर्न ये वार्म है। ये कहाँ चलती है नॉर्दर्न? ये चलती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। समझ गए? तो इस हिसाब से डी का 3 होगा। डी का 3 कहाँ? ये। तो सी आपका आंसर होगा, ये भी रॉन्ग है, ए वाला। समझ गए? तो एक तो ये चीज पता होना चाहिए कि वार्म कौन सी है, कोल्ड कौन सी है, और एक उनका रीजन। एक तो रीजन देख लिया कि यार कौन कौन से रीजन में, एशिया वाला रीजन है, अफ्रीका वाला रीजन है, या फिर यूरोप वाला रीजन है। समझिए? उसके अलावा कंट्री हम लोगों को पता होना चाहिए किस कंट्री में ये लोग चल रहे हैं। जैसे हम लोग चिनूक की बात करते हैं, चिनूक विंड जो है वो USA में चलती है। ठीक है, ओके, चले फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। ये बोल रहा है कि यार विद रेफरेंस टू द इंडियन ओशियन, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो भारतीय समुद्र है, भारतीय मानसून, इंडियन मानसून, सॉरी क्वेश्चन नहीं, इंडियन मानसून, जो भारतीय मानसून है उसको लेकर कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उसको लेकर हमें बताना है कि क्या स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ओके, ये कह रहा है कि रेनफॉल ओवर द सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री, ठीक है, सेंट्रल पार्ट वाली बात हो रही है। ओके, इन मिड जून इज कॉज्ड बाय द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ ओशियन। अगर मैं यहाँ से कुछ ऐसे बात करूं, तो ये हमारा अरब सी वाला भाग और ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ से जब साउथ वेस्ट मानसून आती है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक इधर और एक इधर। ओके, एक अरबियन सी और एक ये बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट। तो ये बोल रहा है कि यार जो हमारे सेंट्रल पार्ट में बारिश होगी वो हमारी अरेबियन सी ब्रांच से होगी, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल पार्ट है ये यहाँ से होगी ना बारिश, अरब सी वाले पार्ट, अरब ब्रांच वाले पार्ट से। क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है वो तो यहाँ जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट है वहां हो गई, वहां पे होगी। जो यहाँ पर आपको असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है यहाँ पर बारिश करेंगे वो, जो मेघालय वाला पार्ट, जो ये लाइक बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। तो ये फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट,
onset of monsoon is gradual but withdrawal is more sudden in nature। देखो मैं आपको सारी चीजें हिंदी में ही बता रहा हूँ, बस ये स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखी हुई है, वो देख के नहीं घबराना है। बहुत बार जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं वो क्या करते हैं कि यार इंग्लिश से ऐसे डरते हैं कि यार जैसे वो कोई बिल्कुल नरक का द्वार हो, कि यार इंग्लिश पढ़ ली तो हम लोग बिल्कुल ही खत्म हो गए। भाई आपको बहुत अच्छा मतलब फील होगा जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे और देखोगे कि यार हिंदी तो इतनी टफ हो गई है कि वो मतलब गूगल ट्रांसलेट ऐसा किया हुआ है कि वो समझ में नहीं आ रही, और जब आप इंग्लिश देखोगे तो इंग्लिश में बड़े इजीली आप लोग समझ जाते हो। तो उतना लेवल का तो आपको पता होना चाहिए यार इंग्लिश में भी कि ये चीज क्या है, क्या चीज बोल रही है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अ, खट्टी कर लो उससे इंग्लिश से, बाकी आप इच्छाधारी हैं, जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनसेट ऑफ मानसून ये कह रहा है कि मानसून जब आएगा वो ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल मीन्स मतलब लाइक देखो ये मानसून आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, बता बता कर लाइक एक तरह से कह रहा हूँ कि धीरे धीरे आता है। ठीक है, ग्रेजुअल धीरे धीरे आता है ऑनसेट ऑफ मानसून, बट विड्रॉल, बट जब वो मानसून जाता है, ठीक है, इज मोर सडन नेचर, वो अचानक से जाता है। तो क्या स्टेटमेंट सही होगी, आप खुद सोचो यार। हम लोग बहुत बार एक वर्ड पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में भी आता है बहुत बार, आप लोग देखोगे तो मानसून बस्ट, ठीक है, कि अचानक से मानसून आ गया। तो यार आप खुद सोचो कि यार जब मानसून आता है तो वही तो अचानक से आता है। आप खुद देखो कि जो हमारे यहाँ पर जो दो ब्रांच चल रही हैं, ठीक है, जेट स्ट्रीम वाली, जब ये साउथ वाली ब्रांच ये ऊपर जाएगी तब जाके तो ये मानसून वाला पार्ट नीचे आएगा। और अचानक बस वो अचानक वाली कंडीशन होती है मानसून आने वाली, ऑन सेट। तो ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाली, ये आपकी गलत है। देखो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में दी हुई है कि ऑनसेट ऑफ मानसून जो होगा वो सडन होगा, जबकि विड्रॉल जो होगा वो क्या होगा, वो ग्रेजुअल होगा। आप लोगों ने देखा होगा धीरे धीरे बारिश बारिश कम होती जाती है, ठीक है, और अचानक से मानसून खत्म। ओके, ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। थर्ड, मोस्ट ऑफ द आइलैंड इन इंडिया रिसीव मानसून शावर ऑलमोस्ट ए मंथ बिफोर द अराइवल ऑफ मानसून ऑन द इंडियन मेनलैंड। बिल्कुल सही है। देखो यार हमारे यहाँ पर इंडिया वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर कुछ हमारे आइलैंड वाला पार्ट है, आइलैंड है कुछ देखो, ठीक है। आप यहाँ देखो कि जो अलियाबेट खड़ियाबेट, इधर साइड भी पुदुचेरी के कुछ पार्ट है। ओके, तो कुछ चीजें हैं वहां पर, क्या है कि ये जो जो मानसून आता है, मानसून से पहले जैसे जून में मानसून आएगा, मानसून इससे पहले कुछ कुछ क्या होता है, मानसून सावर जैसे कंडीशंस होते हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगती है, वो चीज। या एक हमारे आइलैंड वाले पार्ट में, हमारे मेनलैंड पर नहीं पहुंचा है अभी मानसून, बट यहाँ पर जो आइलैंड हमारे कुछ कुछ पार्ट है वो वहां पर तो आएगा। ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, ओके, और यहाँ अंडमान निकोबार वाला पार्ट हो गया, तो वहां पर तो हमें बारिश एक तरह से मानसून सावर जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो बिल्कुल ये हमारा पार्ट जो है वो थर्ड वाला सही है। तो हमारे दो ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड वाली रॉन्ग है। तो वो ये सेकंड वाली जो कंडीशन है ना, ये आपको लाइक पता होनी चाहिए यार, क्योंकि मानसून से और भी क्वेश्चंस पहले बन चुके हैं, बट ये इस तरह की स्टेटमेंट नहीं पूछी है, हो सकता है कि वो पूछ दे। ओके, तो ओनली हमारी दो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। ये रहा, ये क्या बोल रहा है, देखो ये कह रहा है कि वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर जनरली फॉर्म एस्चुरीज रेदर देन डेल्टा। ठीक है भाई, स्टेटमेंट ये कहना है कि यार आप लोग देखो कि यार हमारे जो रिवर्स हैं, ज्यादातर रिवर्स हमारी क्या है, ईस्ट फ्लोइंग है। अगर आप मैं ये ये हमारा जो इंडिया वाला पार्ट है, तो ज्यादातर हमारे जो रिवर्स हैं, आप देखो क्या है, ये इधर 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 जा रही है, इधर बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, चाहे कोई भी रिवर हो, ईस्ट फ्लोइंग है। बट कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग है, लाइक कि ये ऐसे इधर जा रही है, ठीक है, ये अरब सी में गिर रही है, अरब सी, और यहाँ बे ऑफ बंगाल। समझ गए? तो वही ये वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स की बात कर रहा है। अच्छा देखो, मैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर, हम लोग मोस्ट कॉमन रिवर जो हम लोग पढ़ते हैं, नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी रिवर, ठीक है। तो ये क्या बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है। क्यों बनाती है, उसका रीजन है, बिकॉज पेनिनसुलर रिवर्स फ्लोइंग थ्रू रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी जिसे हम बोलते हैं, उससे होकर बहती हैं, हैव स्टीप डिसेंट इनटू द सी। देखो यार ये सीधी सी बात है, यहाँ यहाँ ये पहाड़ है और यहाँ इनके बीच से
ये जो भ्रंश घाटियां इनसे बीच से होकर निकल रही है, समझ गए। ये कह रहा है रिफ्ट वैलीज इनटू द सी स्टीप। अचानक से यहाँ पर ये क्या करती हैं, ये अपने साथ इतनी ज्यादा तोड़ फोड़ नहीं करती, इतनी ज्यादा इनके साथ क्या ये डिपॉजिट्स नहीं होते इनके पास जो मिट्टी वगैरह होती है, क्योंकि डेल्टा नहीं बनता है इनका। तो ये अचानक से ऐसे स्टीप साइड गिरती हैं समुद्र में। यहाँ कोई आसपास आप देखोगे कि आपने बहुत बार यहाँ आप जाओगे कि उड़ीसा के पास जाओ, आंध्र प्रदेश के पास जाओ, आप देखोगे कि इतना बड़ा डेल्टा बना हुआ है, मिट्टी ही मिट्टी है, ठीक है, कॉस्ट जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, सी कॉस्ट। वहां पर जो बना हुआ वो रिवर्स के जो डिपोजिट वाले पार्ट जो पहाड़ों को तोड़कर अपने साथ मिट्टी वगैरह लेकर आती है वो, उनको वहां पर इकट्ठा कर देते हैं और पानी पानी समुद्र में मिल जाता है उस तरीके से, समझ गए। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है बिल्कुल ही, और उसका रीजन भी सही है, क्योंकि वो रिफ्ट वैली में बहती है और इस वजह से। देखो ये दो रिवर तो मैंने आपको बता दी, बट क्या इसके अलावा और भी रिवर है? बिल्कुल है। अच्छा मैं एक चीज आपको पूछता हूँ कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ गुजरात की रिवर बता दो जो वेस्ट में गिरती है। तो इसके लिए एक चीज याद रखो, कोलक, दधार, अंबिका, पार, ये चार रिवर है जो गुजरात के जो इसमें क्या है अरब सी में गिरती है, ठीक है, वेस्ट फ्लो में। कोलक, दधार, अंबिका, पार, इस तरीके से, ठीक है। और नर्मदा तापी ये तो पता ही है सबको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये रहा, ओहो ये पूछा है भाई आपके किससे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भाई साहब जो हमारा टाइम स्टैंडर्ड टाइम, बताओ। मैं सीधी बात कर रहा हूँ भाई, 82.5 डिग्री वाली लाइन की। ओके, तो ये कह रहा है कि लाइन पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, किस किस स्टेट से होकर निकल रही है। देखो यार मेरा सीधा सा तरीका है कि यार मैंने सीधा याद रखा यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, बस। ओके, तो ये 5 स्टेट्स हैं जहां से आईएसटी हमारी जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन निकलती है। तो देखो यार, यूपी ये रहा, आंध्र प्रदेश भी है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। क्या है, 2 4 5 6, 2 4 5 6, ये आपका करेक्ट है। और ऐसे ही जो हमारी लाइक ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस किस स्टेट से होकर निकलती है, आप खुद देखो। गुजरात के राज में छज्जा जमीन पर, उस तरीके से कुछ लाइक अपने निमोनिक्स बनाकर याद रख सकते हो, ठीक है, वो चीज आप लोग कर सकते हो। तो जब यहाँ पर ये क्वेश्चन आईएसटी से पूछा हुआ है तो वो भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पूछ सकते हैं। ओके, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप लोग, ये रहा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, शिफ्टिंग ऑफ मानसून ट्रफ, देखो ये स्टेटमेंट मैंने आपको अभी मानसून वाले पार्ट में मैंने बताई थी, याद करो, बताई थी ना मानसून वाले में, कि भाई ये जो हमारे दो ब्रांच है, ये नॉर्थ वाली ये साउथ वाली, तो साउथ वाली जो है ये ऊपर जाएगी तब जाके मानसून आएगा, और नीचे ही रहेगी तो वो उस जैसी कंडीशंस क्रिएट नहीं कर पाएगी, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यार शिफ्टिंग ऑफ मानसून ट्रफ closer to the foothills of Himalayas leads to a sharp decrease in rainfall over most part of India, बिल्कुल सही है यार। देखो, शिफ्टिंग ऑफ मानसून ट्रफ, मानसून यहाँ फुटहिल्स वाला एरिया यहाँ पर सिचुएट हो गया, और ये क्या है, ये हाई प्रेशर वाला है, हाई प्रेशर वाला है, समझ गए। और जबकि हमारे इंडिया में लो प्रेशर बना हुआ है, तभी तो यहाँ ओशियन से हाई प्रेशर जो है वो विंड यहाँ पर चलेंगी तभी तो बारिश हो पाएगी। बट यहाँ पर जब हाई प्रेशर वाली कंडीशन से बनाकर रखेगा तो कहाँ से वो विंड आ पाएंगी, सोचो। तो ये इसका मतलब क्या होगा, शार्प डिक्रीज इन रेनफॉल, रेनफॉल नहीं होगी, रेनफॉल में डिक्रीजमेंट हो जाएगा। तो सही है स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकंड बोल रहे हैं कि आईटीसीजेड, देखो मैंने आपको बताया था आईटीसीजेड वाला, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज ए बेल्ट ऑफ लो प्रेशर की करंट्स दैट सर्कल द अर्थ नियर द इक्वेटर, बिल्कुल नियर द इक्वेटर, नॉट अराउंड द ट्रॉपिक्स, आपको फिर याद रखना है अराउंड आईटीसीजेड, वो डोल्ड्रम वाला जो कंडीशन थी वो। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है यहाँ पर, लो प्रेशर वाला है। तो ये याद रखना है कि आईटीसीजेड लो प्रेशर है, ये आईटीसीजेड से क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ लो प्रेशर की जगह उसने हाई प्रेशर लिखा हुआ था,
समझ गए? तो पता होना चाहिए लो प्रेशर वाला एरिया है आईटीसीजेड, समझ गए? और एक चीज और है कि ये जो आईटीसीजेड है ना, ये टेम्परेचर के साथ साथ टिल्ट होता है। ये क्या है, ये एकदम से रिजिड नहीं है ये। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, ये आईटीसीजेड जो है, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर दोबारा। यहाँ देखिए कि ये अगर मैं, क्या है, ये आईटीसीजेड वाला एरिया ये मैंने बना दिया, ठीक है, ये आईटीसीजेड है। तो क्या करेगा कि जैसे गर्मी है तो ये ट्रॉपिक पर है, 0 डिग्री। तो जब सूर्य नॉर्थ में चमकेगा, हालांकि चमकेगा तो वो सब जगह ही, ठीक है, पर हम लोग अपने उसके हिसाब से पढ़ते हैं कि यार सूर्य का सीधा सा मतलब है कि नॉर्थ में जाना स्टार्ट हो गया वो, उस तरीके से, ठीक है, क्योंकि अर्थ टिल्ट हो गई। तो टेम्परेचर के साथ ये, जब यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है तो ये नॉर्थ में टिल्ट करेगा, और जब सूर्य साउथ में आएगा तो ये साउथ में टिल्ट करेगा, उस तरीके से। अब इसी आईटीसीजेड की वजह से, ये जो आईटीसीजेड है, तो यहां से जो विंड चल रही थी, ये जो विंड है, ठीक है, ये जो विंड है, ये क्या है, साउथ ईस्ट विंड है, सदर्न हेमिस्फीयर की। जब ये गर्मियों में, जब आईटीजेड ऊपर चला जाएगा, ऊपर टिल्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसके टिल्ट होने की वजह से जो हमारा नॉर्दर्न वाला पार्ट है, तो वो कहाँ जाएगा, वो सदर्न वाले पार्ट में शामिल हो जाएगा। और ये जो विंड है साउथ ईस्ट, ये यहाँ पर क्या होगी, जब ये साउथ से नॉर्थ में जाएंगी तो इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, वो ऐसे हो जाएगी, और ये साउथ वेस्ट विंड बन जाएंगी, जो हमारे इंडिया में मानसून लाती है। समझिए, सीधा सा मतलब है कि सदर्न हेमिस्फीयर की साउथ ईस्ट विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाकर साउथ वेस्ट विंड बन जाती है, जो हमारे मानसून के लिए सहायक है, जो मानसून लेकर आती है। समझिए, तो ये थोड़ा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी, वो हो गई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइग्रेशन फेनोमिना, ठीक है यार, ये जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसके उसका क्वेश्चन है ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ द ओरिजिन कंट्री, ठीक है। अब देखो, ये सीधी सी चीज है कि एक तो है ओरिजिन कंट्री, लाइक मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये इंडिया है, यहाँ पैदा हुए कुछ लोग, ये ओरिजिन कंट्री है। उसके बाद ये यूएसए है, ठीक है, यहां से ये 5 लोग पैदा हुए, और मैं, देखो छोटे लेवल पर चल के चल बात कर रहे हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर कंट्री में क्या है, इस पूरे देश में 10 लोग हैं, 100 लोग मान लो, और इसमें से ये जो, क्या कहते हैं, 50 लोग, ये क्या चले गए, ये यूएसए चले गए। तो यूएसए में जो पहले 100 लोग थे, यहाँ पर 50 और बढ़ गए, कितना हो गए, 150 हो गए, ठीक है। और जबकि यहाँ 100 में से 50 चले गए तो 50 रह गए। अब आप खुद सोचो कि जब इंडिया वालों ने 100 लोगों के ध्यान में रखकर अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, या फिर कोई सर्विस दी उन लोगों को, कि यार ये 100 लोग हैं और 100 लोगों के हिसाब से हमें ऐसी सर्विस देनी चाहिए, ये स्कीम लानी चाहिए, तो उन्होंने 100 लोगों को ध्यान में रखकर लाई ना, कि यार इक्वली बढ़ जाएगा 100 लोगों में। बट हुआ क्या कि 100 लोगों में से 50 लोग तो यूएसए चले गए। अब जब 50 लोग यूएसए चले गए, तो बचे जो 50 लोग हैं उनको तो ज्यादा फायदा होगा ना, ओके, तो उनको ज्यादा फायदा हुआ। बट जो यूएसए ने अपनी स्कीम लाई, जो 100 लोगों को ध्यान में रखकर, उनके पास ज्यादा लोग आ गए, 50 और आ गए, तो उनका जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो 100 लोगों में होना चाहिए था, वो 150 में होगा। तो एक इंसान को जितना लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ क्या होगा, वो सीधा होगा कम। और यहां पर जब इंडिया में एक लेबर के ऊपर जब 100 रुपए खर्च हो रहे थे, अब 50 लेबर रह गई, तो उनके ऊपर लेबर की जो कॉस्ट है, जो 50 और अलग से जो लोग थे, 100 लोगों को ध्यान में रखकर 100 रुपए दिए जाते थे, उनमें से 50 अलग चले गए। तो सीधी सी बात है यार, उनका क्या हुआ, लेबर जो कॉस्ट है वो भी कम हो गई। तो यही चीज बोल रहा है कि एडवांटेजेस ओरिजिन कंट्री के क्या है, कि इस देश के क्या है, जब माइग्रेट करके 50 लोग यूएसए में चले गए। ये कह रहा है कि रिड्यूस लेबर शॉर्टेज, क्या लेबर शॉर्ट जो हमारे यहां पर थी, क्या वो कम होगी, नहीं यार। आप खुद सोचो, लेबर की शॉर्टेज कम थोड़ी ना हो जाएगी, लेबर की शॉर्टेज तो बढ़ेगी, यहाँ पर इंक्रीज होगा ना ये, यहां होगी, यूएसए में होगी लेबर शॉर्टेज कम। अगर यहाँ ओरिजिन कंट्री की जगह जो दूसरे जहां पर गया है वहां की पूछता, तब वो स्टेटमेंट सही होती। तो ये गलत है, तो एक गलत, तो ये भी गलत और ये भी गलत।
डिक्रीज प्रेशर ऑन जॉब्स एंड रिसोर्सेज, तो ये तो सही है। आप खुद सोचो, जहां 100 लोग को जॉब देनी थी, ठीक है, 100 लोगों का प्रेशर था, अब 50 का हो गया, तो सीधी सी बात है, अब डिक्रीज होगा प्रेशर, रिसोर्सेज उन पर भी प्रेशर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि 50 लोगों में बट रहा है वो चीज। तो दो तो सही है। रिड्यूज लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट जो है वो रिड्यूज हो जाएगी, कम हो जाएगी, बताओ। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि लेबर की जो कॉस्ट है वो कम हो गई, सीधी सी बात है, यहां बढ़ जाएगी। ओके, इंक्रीज, दो और तीन आपके सही होंगे। और इंक्रीज इन रेमिटेंस, यार आप खुद सोचो, रेमिटेंसेज कैसे इंक्रीज हो जाएगा? जरूरी थोड़ी है, यहाँ पर अगर पहुंच गया है तो वो इतना ज्यादा वो पैसा नहीं कमा पा रहा है कि यार वो घर भेज दे, इंडिया में भेज दे, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका खुद का गुजारा अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो ये एक ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो हो ही जाएगी। तो रिड्यूस लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, समझ गए? तो ये आपकी क्या हो गया? तो आपका ये जो है सी, वो आपका सही होगा। ओके, देखो 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 यहाँ पर अच्छे से एक बार देखो कि ये जो स्टेटमेंट है, वही देखो, जो गलती करने से मैं आपको बचा रहा हूँ वही मैंने भी कर दी, ठीक है। ओरिजिन कंट्री के बारे में पूछा हुआ है, ओरिजिन कंट्री, नॉट जहां पर माइग्रेट हुआ है उस कंट्री के बारे में। अगर वहां पर माइग्रेट हुआ है, अब मान चलो 50 बंदे, यहाँ पर 100 की लेबर थी, 50 और बढ़ गई तो 150 लेबर हो गई, तो जो लेबर की कॉस्ट है यहाँ पर रिड्यूस होगी, और जबकि जो इंडिया में है वहां पर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 50 काम वाले बचे। अब खुद सोचो कि यार 50 काम वाले बचे हैं, तो वो अपना एक मोनोपोली कर लेंगे कि नहीं यार, पहले जो उन्हें पैसा दिया जाता था 100 रुपए, अब वो बोल देंगे नहीं, हमें तो 200 रुपए चाहिए। अब 200 रुपए, अब यार सबरे यूनिट बना लेंगे तो उनके पास मजदूर नहीं रहेंगे, कोई लेबर नहीं रहेगी, तो भाई उन्हें थक हार के 200 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये रिड्यूज लेबर कॉस्ट, ये गलत होगी। तो यहाँ से ये दो और तीन नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका टू एंड फोर, टू एंड फोर। ये जो इंक्रीज इन रेमिटेंसेज, ये सही है, इंक्रीज होगा, रेमिटेंसेज होगा, बिल्कुल होगा भाई। क्योंकि आप खुद सोचो ना यार, मैं अगर इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ करके कुछ पैसे तो बचाऊंगा, भले ही ज्यादा नहीं बचा रहा, ताकि मेरे घर वालों का भी कुछ फायदा हो जाए, क्योंकि वहां पर मुझे डॉलर में कमा रहा हूँ, मान के चलो $1000 मिले, $2000 मिले, ठीक है, उस हिसाब से इंडिया की करेंसी में तो वो ज्यादा हुए, थोड़ा बहुत $500 या कुछ भी, कुछ तो भेजूंगा। तो इंक्रीज रेमिटेंसेज वो इंक्रीज होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो टू एंड फोर आपका करेक्ट होगा। ये जो रिड्यूस लेबर कॉस्ट है ना, ये जहां पर माइग्रेट हुआ है उस कंट्री में होगा, जबकि यहाँ पर तो बढ़ जाएगी भाई, समझ गए? तो ये वही माइंड से स्किप हो गया था। तो हो जाती है भाई, इंसान हूं मैं भी, थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा। ये क्या बोल रहा है कि विद रेफरेंस टू सॉइल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सॉइल्स को लेकर कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। क्या बोल रहा है कि रेड लेटराइट सॉइल आर मोर सुटेबल फॉर ट्री क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट्स, बिल्कुल सही भाई, ट्री क्रॉप्स लाइक, ओके सही है, बढ़िया। और यहाँ पर लो रेनफॉल वाले एरिया में होता है भाई ये, जबकि लेटराइट जो है, सॉरी सॉरी, रेड लेटराइट, ओके, नॉट रेड सॉइल, तो ये हाई रेनफॉल वाले एरिया में होता है, तो ये ठीक है। ओके, सलाइन सॉइल आर रिलेटिवली इनफर्टाइल, जो सलाइन सॉइल होती है, ठीक है, वो क्या होती है, इनफर्टाइल होती है, हार्डली सपोर्ट एनी वेजिटेटिव ग्रोथ, तो बिल्कुल सही है। ब्लैक सॉइल आल्सो कॉल्ड ओसारा सॉइल, गलत है, ओसारा सॉइल तो हम किसको बोलते हैं, सलाइन सॉइल को, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप आपकी रॉन्ग है, और ये फर्स्ट और सेकंड ये आपका सही है, समझ गए? तो ओसारा सॉइल ब्लैक सॉइल को बोलते हैं, नॉट, सॉरी, ओसारा सॉइल सलाइन सॉइल को बोलते हैं, नॉट ब्लैक सॉइल, समझिए? ब्लैक सोल के बारे में तो एक चीज और बोल जाती है, ये खुद से जुतने वाली मिट्टी है, जो कि आप देखो कि यार इसमें क्या होता है कि आप गर्मियों के टाइम में देखोगे कि इसमें अपने आप ही दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है, ऐसा लग जाता है कि ये खुद से ही जुत गई है। ओके, इसमें जोत लगाने की जरूरत नहीं है। हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लाइकली रीजंस फॉर द डिले इन द इंडियन मानसून। अगर इंडियन मानसून डिले हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, कारण बताओ। हम्म, पार्लियामेंट में भेज दिया, कारण बताओ प्रस्ताव। तो यहाँ पर भाई कारण बताओ, इंडियन मानसून क्यों डिले हो रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं। देखो, वीकनिंग ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो आईटी सीजन जो वीक हो गया भाई,
तो बिल्कुल सही है। सीधा सा मतलब वीक कैसे हो गया? टेम्परेचर उतना नहीं था, ये नॉर्थ में मूव नहीं कर पाया, समझ गए? ताकि अब जो साउथ ईस्ट विंड थी वो साउथ वेस्ट बनती और यहाँ पर मानसून कराती, वो नहीं हो पाया, तो सही है। फेनोमिना ऑफ लानीना। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, लानीना या अल्नीना, खुद सोचो। जिससे डिले होता, आप खुद सोचो यार, ये कंडीशन हमारे 6-7 साल में होती हैं, तो ये लानीना वाली कंडीशन जो है वो तो हमारे लिए फायदेमंद है। जबकि जो अल्नीनो वाली कंडीशन है, अल्नीनो, अल्नीनो वाली कंडीशन जो है वो होगी डिले में, क्योंकि वो हमारे यहाँ पर सूखा वगैरह ऐसी कंडीशंस, ड्रॉट जैसी कंडीशंस वो क्रिएट करता है। अल्नीना, नॉट लानीना। तो स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो दूसरा गलत, ये गया, बाकी जब एक सही है तो 3 और 4 भी सही है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट 3 और 4 सही है। डिले इन शिफ्टिंग ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट इन द बिगिनिंग ऑफ समर, सही है। क्योंकि देखो यार, यहाँ पर मैंने आपको भी बताया 2 ब्रांच चाहिए, तो ये जो साउथ वाली ब्रांच है ये नॉर्थ में शिफ्ट होगी, क्योंकि जब हाई प्रेशर वाली है, ठीक है, जब यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा हमारे इंडिया वाले पोर्शन में, तो यहाँ से जो विंड हाई प्रेशर वाली वो कैसे चल पाएंगे हाई प्रेशर से हाई प्रेशर, क्योंकि विंड तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है ना, तो जब यहाँ लो प्रेशर रहेगा तभी तो विंड चलेगी। तो ये अपना साउथ, ये नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएगी, फिर यहाँ पर चलेगी, तो बिल्कुल ठीक है। मैडम जुलियन डेस्टिनेशन बिल्कुल सही है, ये इंडियन ओशन में ही होगी ये कंडीशन, क्योंकि गुच्छे, क्लाउड्स के गुच्छे टाइप चीजें हैं, इंडियन ओशन से स्टार्ट होंगे पैसिफिक ओशियंस में, उस तरीके से। अब मान चलो यहाँ पर ये पल्सेज ऑफ क्लाउड है, ये ऐसे मूव कर रहे हैं, ओके। बट यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आ गया लानिना वाली कंडीशंस, तो ये जो पल्सेज ऑफ क्लाउड है ये इसको रोक देगा ना, तो भाई डिले करवाएगा, तो बिल्कुल सही है। इस वजह से इसे मैडम जुलियन ओसिलेशन को जोड़ा जा रहा है इसमें। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, और ये जो लाइक सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। अगर यहाँ पर फेनोमिना लानी ना होता तो सही था। देखो एक एक वर्ड से पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जा रहा है, तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ बैठना होगा भाई एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है ये रहा, ये क्या बोल रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंड फॉर्म। अब हम आपने जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें रिवर से बनने वाले, ओशियन सी वेव्स, उनसे बनने वाले लैंडफॉर्म, ठीक है, डेजर्ट में बनने वाले लैंडफॉर्म, और या फिर ग्लेशियर्स पर बनने वाले लैंडफॉर्म, उसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये ग्राउंड वाटर से बनने वाले हैं, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर एक में ही है भाई यार, ये डिपोजिशन, यही आंसर होगा इसका, बट हम पढ़ लेते हैं स्टेलिकटाइट, स्टेलिगमाइट और पिलर्स। देखो ये पूरा पूरा हमारा सरफेस है, तो यहाँ ऐसे इस तरीके से यहाँ इधर बीच में ये पानी चल रहा है, ग्राउंड वाटर है, तो यहाँ बनता है। ये देखो ये एक पिलर है, ये देखो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट। टाइट का मतलब है उसने पकड़ा हुआ है, अब कुछ पानी चल रहा है तो इससे सरफेस से कुछ ना कुछ लगते हुए मिट्टी ऐसे ऐसे लग लग के कुछ ना कुछ ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर बना देती है। तो ये ऊपर लगा हुआ है भाई, नीचे नहीं। इसे बोल रहे हैं स्टेलेक्टाइट, क्योंकि लटका हुआ है। और यहां पर जो बनेगा इस तरीके से, इसे बोल रहे हैं स्टेलेगमाइट, क्योंकि नीचे है। और कुछ टाइम के बाद ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों ऐसे मिल जाएंगे, तो इन्हें क्या बोल रहे हैं, इन्हें बोल रहे हैं पिलर। इस तरीके से पिलर बन जाएगा। तो ये ग्राउंड वाटर का डिपोजिशन, क्योंकि डिपोजिट्स जो है उसी से ही तो। और ऊपर जो ऊपर ये क्या है, रोड कर रहा है। रोड कौन कौन से, पोलैंड, युआला, पोलजे, ठीक है, उस तरीके से। तो ये डिपोजिशन लैंडफॉर्म है ऑफ ग्राउंड वाटर का, नॉट इरोजनल, ग्लेशियर्स वाला नहीं है, विंड इरोजन वाला नहीं है, वेव्स वाला भी नहीं है, समझ गए? तो ग्राउंड वाटर में इनमें सिर्फ ये चीज आपको याद रखनी है कि यार जैसे कुछ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, एस्कर, केन, ये ग्लेशियर से हैं, ठीक है, उस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं क्या नहीं है, समझ गए? तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आपको सेशन पसंद भी आया होगा। तो ऐसे ही चलते रहेंगे, धीरे धीरे अब हम हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, शायद इकोनॉमी करेंगे हम लोग, हिस्ट्री नहीं। और इकोनॉमी का डर भी ज़्यादा रहता है लोगों में, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक आप लोग रिवाइज करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, थैंक यू।